हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। और हम करने वाले हैं जिसकी एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर करके जाते हैं, उनको लगता है कि हर एमसीक्यू आएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एमसीक्यू जो होते हैं चैप्टर के डीप में से, जो आपके बॉक्सेस वगैरह दे रखे होते हैं, अलग से पैराग्राफ दे रखा होता है, उसके अंदर से होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आपको दिक्कत आएगी, और इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिलेंगे जो आप देख के बोलोगे सर ये तो बाहर से है, बट मैं आपको बुक के अंदर से ही दिखाऊंगा। इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आपको आपके एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स चाहिए ना, तो याद रखना जो भी चैप्टर आ रहे हैं ना, पहले उस चैप्टर को क्लियर करो। मैं इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं देखी तो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, थोड़ी देर पहले अपलोड करी होगी। प्लस इस चैप्टर के एमसीक्यू, जो भी चैप्टर आ रहे हैं ना उसके आप एमसीक्यू ट्राई करके जरूर जाना। ठीक है, अगर आपने एक चैप्टर के 50 एमसीक्यू कर लेना, हो ही नहीं सकता कि कोई इस चैप्टर के अंदर से कोई एमसीक्यू आए और आप छोड़ के आ जाओ। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है यार हमने चैप्टर की वीडियो देखी, चैप्टर समझ ली, अब तो जो भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत बार आपके सामने, और हुआ भी होगा आपके साथ, कि आपने एक चैप्टर अच्छे से कवर करा होगा। ठीक है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझ ही नहीं आता है क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, आंसर क्या करना है ना। आप करके आते हो फीचर्स ऑफ उर, मान लो आपने कोई क्वेश्चन लर्न किया फीचर ऑफ उर, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उर के बारे में बताओ कि वो अनप्लान सिटी क्या है। दोनों दोनों का आंसर सेम है, बट आप एग्जाम में कंफ्यूज आते हो, यार ये तो हमने करा ही नहीं, मैंने तो फीचर करे हैं, है ना। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बना रखी है चैप्टर की। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा उसका, और हर चैप्टर की ना रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि चैप्टर को क्लियर करके इस वीडियो पे आना। ओके, क्योंकि ये एमसीक्यू है ना, एज अ टेस्ट लेना आप। और जितने भी आपके जितने भी मान लो इसमें 70 एमसीक्यू है, उस 70 एमसीक्यू में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 69 आ रहे हैं, 68, 67, 60, वो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि एक्चुअल प्रोग्रेस आपकी पता चलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसको जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया ना, पहले वीडियो को पॉज करके खुद आंसर करना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आपको बताता जाऊंगा, इसलिए चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ मेसोपोटामिया ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीसोस और पोटामस। बेसिकली आपको पता है मेसोपोटामिया दो वर्ड से मिलकर बना है, मैसोस और पोटामस। पोटामस का मतलब होता है रिवर, मैसोस का मतलब क्या होता है, बैक, अपर, मिडल, डीप, तो इसका आंसर है मिडल। तो मेसोपोटामिया जो है, एक इसमें तीन एमसीक्यू बन गए। मेसोपोटामिया कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, जिसमें मैसोस और पोटामस है। पोटामस का मतलब रिवर और मैसोस का मतलब मिडल में, यानी दो रिवर के बीच में जो बसा हुआ एरिया होता है उसको हम मेसोपोटामिया कहते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया जो है वो आज किस कंट्री का पार्ट है, पाकिस्तान का, इराक का, चाइना का, इजिप्ट का। तो इसका आंसर है इराक। इराक का पार्ट है आज मेसोपोटामिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेसोपोटामिया जो है वो दो रिवर के बीच में है। कौन कौन सी रिवर है उसका नाम बताना है, नाइल, टिग्रिस नाइल, यूफ्रेटस नाइल, टिग्रिस यूफ्रेटस, या नन ऑफ दी अबव। आपको पता है, देखो नाइल तो हमने इस चैप्टर में पढ़ाई नहीं है, तो नाइल तो हटा दो, नन ऑफ दी अबव नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है टिग्रिस और यूफ्रेटस। ये दो रिवर है जिनके बीच में बेसिकली हमारा मेसोपोटामिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेसोपोटामिया में सबसे पहली नोन लैंग्वेज कौन सी थी, जो सबसे ज्यादा यूज करी जाती थी, सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी, अरेबिक, सुमेरियन, पर्शियन या अकादियन। तो इसका आंसर है जी सुमेरियन। सुमेरियन लैंग्वेज सबसे पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेसोपोटामिया के बारे में है ना, बहुत सारी जो, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, जो यूरोपियन थे ना वो मेसोपोटामिया के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि यूरोपियन की बाइबल जो थी ना, यूरोप आपको पता है क्रिश्चियन है, तो उनकी बाइबल के एक पार्ट के अंदर मेसोपोटामिया का जिक्र था। तो वो कौन से पार्ट का, कौन से बाइबल के कौन से पार्ट में जिक्र था, क्या नाम था उसका, बाइबल नंबर 1, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट या टेस्टामेंट पार्ट 498। तो इसका आंसर है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं ना कहीं जिक्र दे रखा है मेसोपोटामिया की, कहानी दे रखी है नोआ की, और वो हमें मेसोपोटामिया में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगिन इन, यानी खुदाई जो है वो मेसोपोटामिया में कब स्टार्ट हुई थी, 1850s में, 40s में, 70s में या 90s में। तो 1840s में हमारी मेसोपोटामिया के अंदर खुदाई स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देखते ही पॉज कर दिया करो, फिर आंसर बताने का ट्राई किया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको पता है एक स्टोरी है नोआ की जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है, और वही स्टोरी हमें मेसोपोटामिया ट्रेडिशन के अंदर भी सुनने के लिए मिलती है। तो उसमें जो हीरो है, बाइबल में तो पता है नोआ है हीरो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, तो अगर मैं बात करूं हमारे मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अंदर, तो वो जो कहानी है उसके अंदर हीरो हीरो कौन है, जियो सूद्रा, उत्नापिष्टिम अवतार या ए एंड बी बोथ। इसका आंसर है ए एंड बी बोथ। जो हमारे मेसोपोटामिया के अंदर जो कहानी है ना, उसमें नोआ को, जैसे जो बाइबल जो हमारे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो कहानी दे रखी है, सेम कहानी मेसोपोटामियन कल्चर के अंदर भी है, बट वहां पर हीरो का नाम उत्नापिष्टिम और जियो सूद्र है। मैं आपको बता दूं, दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर नहीं समझा होगा ना, ये बातें दिमाग के ऊपर से जा रही होगी, सर कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हो, क्या नोआ,
क्या ओल्ड टेस्टामेंट? तो इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो जरूर देखनी है चैप्टर की, तभी कुछ समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैसोपोटामिया, मैं आप ही के भले के लिए कह रहा हूँ ये बात, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपने चैप्टर नहीं कवर करा होगा तो आपको दिक्कत आएगी, तो पहले चैप्टर कवर करना, फिर इस एमसीक्यू को करना। बच्चों को खेल लगेगा आपके लिए, ऐसा लगेगा सर आप तो मजे ले रहे हो हमारे से, है ना? इसलिए कह रहा हूँ एमसीक्यू कर चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामियन वेपन वर मेड ऑफ ऑफ मेटल। कौन से मेटल से बनी है मेसोपोटामिया की जो वेपन है? ब्रॉन्ज से, आयरन से, कॉपर से, या हमारे क्या है, आयरन से। दो बार लिख दिया क्या आयरन? चलो, वैसे मैं बता दूं, मेसोपोटामिया के जो वेपन है वो ब्रॉन्ज से बने हुए हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज आएगा इसका। ओके जी, सो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि भरत कुमार खोरवाल। मैं इस पे लाइव वगैरह आऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इस पे आ जाना, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो जो भी लाइव वगैरह होगा ना, मैं इसी पे आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारा एक चैनल है मेन पॉइंट टेक। बेसिकली इस पे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। बहुत सारे बच्चों ने करे भी हैं, है ना। एक बच्चे का $100 जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अभी अभी उसका मैसेज आया है कि सर आप ये बता दो कि अपना अकाउंट कैसे अटैच करें। तो यहाँ पर मैं यही बताता हूँ, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हो, मैं किस चीज़ से पढ़ाता हूँ, कौन सा टैब यूज़ करता हूँ, आप यूट्यूब पे दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट बना के कैसे अर्न कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो वीडियो देखना। बेसिकली मेन मोटिव यही है कि आपका फ़ायदा हो, ठीक है। तीसरी बात यह है कि मेन पॉइंट जो स्टडी वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। 241 जो है वो के हैं आज कभी 250 का भरोसा भी नहीं था, आज 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आपके सपोर्ट की वजह से है। जो पुराने बच्चे थे जो अब 12th क्रॉस कर चुके हैं, उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक हूँ, और मेरे को पता है कि आप उनसे ज़्यादा सपोर्ट करोगे। ओके। और मैंने वेबसाइट की बात करी है थोड़ी देर पहले। अच्छा, वेबसाइट पे जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। बेसिकली इस टेलीग्राम वाले चैनल पे मैं सारी की सारी पीडीएफ वगैरह और जो भी चीज़ें हैं मैं यहीं पर देता हूँ। वीडियो वगैरह का लिंक भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा 97, बट एक्चुअल में अब 4006 बच्चे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। चलो, एंड वेबसाइट की हम बात ही कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक वेबसाइट है www.mainpointstudy.in। गूगल पे मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। एंड यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ऑल दो ना, हिस्ट्री में मैंने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के ही नोट्स अपलोड करे हैं, बाकी पोल साइंस के सारे के सारे, तो बाकी भी मैं कर दूंगा, ठीक है। एंड कर दिए होंगे तो आप एक बार वेबसाइट वगैरह चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे नोट्स। दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स का भी बटन है। देखो, बात ऐसी है कि जैसे जैसे मैं इस पर नोट्स, अभी तो आपको पता है सब कुछ फ्री है मेन पॉइंट स्टडी पे, हर एक चीज़ फ्री है, नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, है ना, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ फ्री है, वीडियो लेक्चर सब कुछ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो सेम फील्ड में वीडियो बनाते हैं, मेरे से कम सब्सक्राइबर है उनके, 1 लाख भी क्रॉस नहीं किए, बट वो अपने कोर्स से सेल कर रहे हैं। बट मेरे को पता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं। अब मैं अगर सब पे प्राइस टैग लगा दूंगा तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए एक नया तरीका ढूंढा है, कंट्रीब्यूटर्स करके, ये वेबसाइट पे है, यहाँ पर स्कैन करके आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। और ये उन बच्चों के लिए है जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है। और देखो, सपोर्ट कितना बड़ा है छोटा है वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। ओके। एंड ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरे को, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते मेरे को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। आप जाओ वेबसाइट पे, टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, सारी वीडियो सब कुछ आपको मिलेगा जो एक बच्चे को मिलता है जो मेरे को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यह है कि जो बच्चा कर सकता है तो उसके लिए है, क्योंकि फिर आपके लिए तो शायद प्रॉब्लम ना हो, बट जब आप 12th में जाओ या जो आपके जूनियर है जब वो 11th में आए, तो शायद उनको प्राइस टैग देखने के लिए मिले। क्योंकि जब मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा, वीडियो में जो मेरा वेबसाइट है उस पर जब सर्वर की कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, तो मेरे लिए जब मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा इस पर कॉस्टिंग करने का। तो इसलिए आप सपोर्ट ज़रूर करो। देखो, कितना छोटा है बड़ा है वो मैटर नहीं करता, सपोर्ट मैटर करता है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सपोर्ट करते हैं मेरे को लगता है यार बच्चा इतना कर रहा है तो मेरे को भी और एफर्ट डालना चाहिए, ठीक है। चलो, अब करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। नेक्स्ट है कि ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय है किसका? टिन का और डैश का। मतलब अलॉय का मतलब होता है मिश्रण। मतलब ब्रॉन्ज जो है वो किससे बनता है? डैश और टिन से। डैश और टिन क्या? आयरन और टिन, कॉपर और टिन, लेड और टिन, या नन ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर है कॉपर और टिन। जब आप कॉपर और टिन को मिला देते हो ना, तब आपका ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। और इससे हथियार वगैरह बनाए जाते थे। और ब्रॉन्ज का सबसे पहले मेसोपोटामिया में जो यूज कर रहा है ना, माना जाता है मेसोपोटामिया में ब्रॉन्ज एज जो है, ब्रॉन्ज एज जो है वो हमारे 3000 बीसीई के अंदर, 3000 बीसी यानी आज से 5000 साल पहले। देखो आज क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना।
तो कभी जीरो भी आया होगा, तो जीरो से 3000 साल पहले, यानी ऑलमोस्ट आप देखोगे 3000 वो गए और ये 2000, यानी 5000 साल पहले हमारा ब्रॉन्ज एज शुरुआत हुई थी। बट आपको 3000 BCE लिखना है, ये भी आपको तभी समझ आएगा अगर आपने वीडियो देखी हुई होगी तो चैप्टर की, ठीक है, क्योंकि BCE, AD, BC, है ना, ये अनो डोमिनो, ये बाद में ही समझ आएगा अगर आपने कर रखा होगा। चलो, मेसोपोटामिया के नॉर्थ में एक बड़ा सा अपलैंड है, स्ट्रेच करा हुआ अपलैंड है, उसको हम क्या कहते हैं? पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर बच्चे देख के ही समझ गए होंगे, वहाँ पर लोग अपने जानवरों को चराने वगैरह भी आते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रैब्स कहते हैं, स्टेपी, वाटरलैंड या लीडलैंड? तो इसका आंसर है स्टेपी। स्टेपी वो एरिया है नॉर्थ का मेसोपोटामिया का जहाँ पर हरे भरे मैदान है और जानवरों को लोग अपने चराने आते थे। नेक्स्ट है कि द डिवीजन ऑफ डैश इज द मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, होम, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लाइफ या डिवीजन ऑफ टाइम? तो इसका आंसर है डिवीजन ऑफ लेबर। शहरों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि यहाँ पर लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लोगों का मतलब स्पेसिफिक काम होता है। लोहार लोहे का काम करता है, सुनार सोने का काम करता है ना, मोची जूते का काम करता है, सबका काम बटा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये पिक्चर, इस पिक्चर का नाम क्या है? पहली बात तो एक लेडी है, ठीक है, और इस लेडी का नाम है वारका हेड, ठीक है। और ये जो लेडी है इसकी मूर्ति हमें कहाँ मिली थी? तो ये 3000 BC पुरानी मूर्ति है जिसको बनाया गया था वाइट मार्बल से। कहाँ बनाया गया था? उरुक में। कहाँ? उरुक में। याद रखना, ये बात आ जाता है और ये पिक्चर आई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसकी जो आईब्रो है और जो आई है ना, अगर आई की बात करूं मैं तो ये एक ब्लू पत्थर से और जो वाइट शेल से और बिट्यूमेन ब्लैक कलर के उनसे बनाई गई है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो नीले कलर का जो पत्थर यूज़ किया गया आई बनाने में वो क्या है? ब्लैक रूबल, लेपिस लजूली, बैक्टिक या वाइट रूबल? तो इसका आंसर है लेपिस लजूली। लेपिस लजूली ब्लू कलर का वो पत्थर है जिसका यूज़ किया गया था इनकी आंख वगैरह बनाने के लिए, आईब्रो वगैरह बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेसोपोटामिया जो है वहाँ पर चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा था? तो इसके लिए तो आपको वैसे मेरे को लगता नहीं है कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तब भी तुक्का भेड़ दोगे। सबसे सस्ता कौन सा है इसमें से? बुलो कार्ट, एयर, वाटर या नन ऑफ द अबव? तो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन वाटर होता है। बुलो कार्ट में आपको जानवरों को हिलाना पड़ता है, एयर में आपको पता है एरोप्लेन तो चलते नहीं उससे, उस समय तो वाटर ही था, है ना, नाव वगैरह से। नेक्स्ट की बात करते हैं, डैश रिवर इज दी मेसोपोटामिया इस डैश रिवर इन दी मेसोपोटामिया वाज दी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड रूट। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके एग्जाम में किसी भी रिवर से आपको पता है ये जो MCQ है, मान लो कोई भी MCQ आपके सामने आता है और आपको पता है कि वो मेसोपोटामियन चैप्टर से रिलेटेड है, तो 95%, 95 भी नहीं, 98% चांस है कि उसका आंसर जो है वो यूफ्रेटस ही होगा। याद रखना, ठीक है, क्योंकि टिग्रिस रिवर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती थी उस समय। जो हमारी यूफ्रेटस रिवर थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। अभी आगे भी नीचे और क्वेश्चन देखोगे जिसमें आंसर जो है रिवर का यूफ्रेटस ही होगा, ठीक है, तो यूफ्रेटस है। लेपिस lazuli तो वैसे नहीं हो सकता है, तो पत्थर का नाम है, ठीक है, और ए एंड बी दोनों नहीं हो सकते क्योंकि एक ही रिवर है, ये तो हमें पता चल चुका है। रिवर लिखा है, रिवर्स नहीं लिखा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट जो है वो हमें कब मिली थी? 3500 BC में, 3200 BC में, 450 BC में या 4500 BC में? तो इसका आंसर है 3200 BC में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुमेरियन के बाद कौन सी सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करी गई थी? इंग्लिश, पर्शियन, अरेबिक या कैडियन? अब देखो यार, इंग्लिश तो हो नहीं सकती, पर्शियन होगी नहीं, अरेबिक भी नहीं है, ये सारी नई लैंग्वेज के नाम है, आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर है अकेदियन। वैसे पर्शियन भी बहुत पुरानी मानी जाती है और अरेबिक भी अरेमिक से निकली हुई है, बट ठीक है, इसका आंसर अक्कादियन है, ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पर पहले सुमेरियन होती थी, फिर अक्कादियन लोग आ गए और अक्कदी बोलने लगे, तो इसलिए वहाँ पर मेसोपोटामिया में अक्कादियन बहुत फेमस हो गई। नेक्स्ट है कि ऐसी कौन सी स्किल है मेसोपोटामिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, है ना, और उसके लिए बहुत हाई इंटेलेक्चुअल ये था, इंटेलिजेंट होना चाहिए था बंदा, और उसको साउंड वाउंड की थोड़ी और लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए थी। लैंग्वेज लिखा है, तो इसमें देखो कौन सा ऐसा है जो लैंग्वेज से रिलेटेड है? हॉर्स राइडिंग, राइटिंग, डांसिंग या स्विमिंग? इसका आंसर राइटिंग है, पता ही चल रहा है आपको। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती या चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप तुक्का भेड़ सकते हो। मेसोपोटामिया के कितने लोग हैं? डैश मेसोपोटामियन कुड रीड एंड राइट, मैनी मेसोपोटामियन रीड एंड राइट, ओनली किंग रीड एंड राइट या वेरी फ्यू या ओनली 100? तो इसका आंसर है वेरी फ्यू। बहुत कम ऐसे लोग थे मेसोपोटामिया में पढ़े लिखे थे, क्योंकि बहुत ही टफ होता था उस टाइम पढ़ना, बहुत ही कम लोगों को पढ़ना आता था। नेक्स्ट की बात करते हैं, उरुक का किंग कौन था? अलेक्जेंडर, उक्रेनियन, उरुकियन, है ना, एन मकर और चार्ल्स? मैं इसको यूक्रेनियन पढ़ रहा था अभी, बट ठीक है, इसका नाम है एन मकर, उरुक का राजा था ये। और उरुक के बाद है ना एक और किंग था जिनका नाम था गिलगामेश। अभी नीचे क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन में छुड़वाऊंगा,
आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर बताओ, ठीक है। क्लियर हो गया ना, चलो तो समझ आ गया आपको। बेसिकली उरुक का सबसे पुराना राजा जो है, वो अर्लीस्ट किंग जो है, जो हमारे नोन में है, वो है एनमरकर, ठीक है। चलो जी, ये बात हमें पता चल गई, और इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है। बेसिकली माना जाता है कि इसी ने सबसे पहले टैबलेट का यूज़ किया था, है ना, धमकी देने के लिए यूज़ किया था। अगर आपने चैप्टर देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यूनिफॉर्म इज ड्राइड फ्रॉम डैश वर्ड। क्यूनिस जिसका मतलब होता है वेज, और फोर्मा जिसका मतलब होता है शेप। तो क्यूनिफॉर्म कौन सी भाषा का शब्द है, ये बताना है। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, पर्शियन। पर्शियन हो नहीं सकता, संस्कृत तो इंडिया का है तो हो नहीं सकता, ग्रीक का मेसोपोटामिया था, बट इसका आंसर लैटिन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ओके जी। यूनिफॉर्म कीलाकार होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोड़ू क्या आपके लिए। चलो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए, इसका आंसर मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। डैश वॉज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। उर, इनन्ना, अवतार, या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी लव एंड वॉर की देवता थी। उर, इन्नन्ना, अवतार, या ऑल ऑफ द अबव। ये बताना है इसका आंसर, ए बी सी या डी। आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। पूरा लिखना, 24 ए या 24 बी, इससे मेरे को पता चलेगा। पूरा आंसर लिखना, कहीं ऐसे नहीं ए बी सी डी लिख दो, मेरे को क्या पता कौन से का आंसर बता रहे हो, है ना। चलो, क्योंकि आगे और भी पूछ सकता हूँ मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश वॉज द गॉड ऑफ मून। कौन था गॉड ऑफ मून। उर, इन्नन्ना, अवतार, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है उर। बाय द वे, ऊपर वाली का आंसर जो था ना, हमारी लव एंड वॉर की जो देवी थी, उसका नाम इन्नन्ना था, बट इस क्वेश्चन का आंसर उर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ज़्यादातर जो लीडर है ना हमारे मेसोपोटामिया के अंदर, वो चाहते थे कि सारे के सारे जो विलेजर्स हैं वो साथ में रहे। क्यों। खाने के लिए, पानी के लिए, या जब वो साथ में आते हैं तो ईजिली आर्मी बन जाएगी इसलिए, या बोट बनाने के लिए। तो इसका आंसर है आर्मी बनाने के लिए। बात यह है कि लड़ाई होती रहती थी एक दूसरे के विलेजेस में, तो ये चाहते थे कि सारे के सारे एक साथ लोग एक साथ रहे, ताकि है ना कभी भी कोई दप्पड़दू हो जाए, लड़ाई वड़ाई हो जाए तो इकट्ठा हो जाए, है ना। चलो, नेक्स्ट की बात करते हैं 27। देयर वॉज अ टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क दैट वी कैन से इज अप्रोप्रिएट टू एन अर्बन इकोनॉमी वॉज डैश। अर्बन इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आया था वो क्या था। क्या बोट थी, क्या पोर्टर्स व्हील था, क्या इरिगेशन सिस्टम था, या किंग था। मैं इसका आंसर बता दूं, इसका था पोर्टर्स व्हील। ये कैसा इन्वेंशन था, है ना, मतलब पोर्टर्स व्हील मटके, ऐसा इन्वेंशन था जो सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था मेसोपोटामिया के अंदर। चेंज हो गया एक तरह से उसके बाद मेसोपोटामिया, ये माना जाता है। इन मेसोपोटामिया अंटिल द एंड ऑफ डैश मिलीनियम। मिलीनियम का मतलब होता है 1000 साल। सिलेंड्रिकल स्टोन मतलब सील वगैरह का यूज होना थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था। कौन से मिलीनियम की बात हो रही है, तो इसका आंसर है फर्स्ट मिलीनियम, ठीक है। फर्स्ट मिलीनियम बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में सीलों का यूज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेसोपोटामिया सोसाइटी जो थी वो कैसी थी, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, मिक्स फैमिली थी, या डिवाइडेड फैमिली थी। तो इसका आंसर जॉइंट फैमिली नहीं है, इसका आंसर है न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब फादर, मदर और बच्चे, शादी हो गई तो अलग बन जाएंगे वो फिर, है ना। तो ये होता है न्यूक्लियर फैमिली। तो अब जितनी भी सिविलाइजेशन देखोगे ना इंडिया को छोड़कर, वहाँ पर ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली ही होती थी, बट इंडिया में जॉइंट फैमिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बट इसका आंसर जो है न्यूक्लियर फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उर के अंदर खुदाई कब हुई थी, 1930s में। ये वही लिखा है ना, उर वॉज द टाउन हुज ऑर्डिनरी हाउसेज वर सिस्टमैटिकली एक्सकेवेटेड इन दी डैश। कब, 1930s, 1940s, 1950s, या सॉरी 1960s या 1980s। क्या आंसर है इसका। तो आपको पता है कि हमारे पूरे के पूरे मेसोपोटामिया में तो 1840 में खुदाई होना शुरू हुई थी, बट अगर मैं आपके उर की बात करूं तो यहाँ पर एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था 1930s में, याद रखना है बात, ठीक है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आराम आराम से रीड करो। वैसे तो आप बिना इसको रीड करके भी आंसर बता सकते हो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो, मेरी वीडियो जो है वो देखी हुई है तो, ठीक है। मारी के जो किंग थे वो कौन सी कम्युनिटी से थे। एमोराइट्स, डेगन, अकदियन, आइसीरियन। तो इसका आंसर है एमोराइट्स। ये अभी कुछ एक बच्चे का पिछले 30 मतलब 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ था, प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, उसके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था डिट्टो, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने उसे करवाया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स हैं और ये सारे के सारे हमारी वेबसाइट पे दे रखे हैं पहले से, ठीक है। ये जो है इस चैप्टर के एमसीक्यू वेबसाइट पे दे रखे हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि डिटेलिंग समझ आए आपको, ठीक है जी। क्लियर हो गया, चलो। और डेगन जो थे, डेगन के बारे में बता देता हूँ। चलो, डेगन के बारे में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
हु वॉज दी गॉड ऑफ स्टेपी? स्टेपी के गॉड किसे कहा जाता है? मारी, डेगन, ड्रैगन या उर? इसका आंसर है डेगन। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा था, स्टेपी के देवता को ही डेगन कहा जाता है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेसिकली मारी के अंदर, मारी एक एरिया था हमारा मेसोपोटामिया के अंदर, वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते थे? जानवरों को चराना पसंद, मतलब जानवरों को चराना काम होता था उनका, गॉड शिप पालना का काम होता था, एग्रीकल्चर, टेम्पल को देखना या वेस्टलैंड। मतलब ज़्यादातर जो हमारा मारी का एरिया था उस पर क्या होता था? मैंने क्वेश्चन शायद गलत पढ़ लिया था, सॉरी। ज़्यादातर एरिया जो मारी के अंदर था उसका यूज़ कैसे होता था? जानवरों को चराने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, टेम्पल के लिए, वेस्टलैंड था। तो इसका आंसर है जी जानवरों को चराने के लिए। यानी यहाँ पर हर्डर्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे, एक और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डैश एंड फार्मर इन मारी। तो दूसरे थे वो फार्मर, मतलब पहले तो आपको पता चल गया चरावाही, जिसको हम क्या कहते हैं? हर्ट्समैन। तो हर्ट्समैन और फार्मर के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। इसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। उसके जब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप वीडियो देखोगे या चैप्टर की वीडियो देखोगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। बात यह है कि फार्मर इनको अपने एरिया में आने नहीं देते थे, हर्ड्समैन कभी कभार फार्मर को लूट लेते थे। तो ये जो है वो दिक्कतें रहती थी इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मारी स्टैंड्स नॉट ऑन दी सदर्न प्लेन विद इट्स हाई प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बट मच फर्दर अपस्ट्रीम ऑन डैश। कौन सी रिवर? यूफ्रेटस, टिग्रिस, नाइल या गंगा? मैंने आपको बोला था, ऊपर एक हिंट दिया था, जब भी किसी रिवर के बारे में आए, कुछ समझ ना आए और पता है कि सर मारी सर मारी जो मैं ना कभी कभी फ्लो में आ जाता हूँ। अभी मेरे को खांसी हो रही है, बट एक होता है ना मोड ऑन हो जाता है मेरा। तो ये मेरा एक मोड ऑन हो गया, डिफॉल्ट मोड मोड है ये, कि फ्लो तेज हो जाता है तो खांसी वासी भूल जाता हूँ मैं, कि थोड़ा धीरे बोलना चाहिए था। तो मारी मेसोपोटामिया में, ये तो पता है। तो मारी, मैंने मेसोपोटामिया के बारे में क्या बताया? जब भी रिवर के बारे में आया तो क्या आंसर होना चाहिए? 35 का भी आंसर आप ही बताओगे अब मेरे को। 35 के भी आगे ABCD आप लिखना, ठीक है? बाकी नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, बट ईजी था यार ये क्वेश्चन, बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2000 BC के अंदर कौन सी ऐसी सिटी थी जो रॉयल कैपिटल बना था मेसोपोटामिया का? उर, मारी, डेगन, एमेराइट्स? एमेराइट्स जाति का नाम था, डेगन देवता का नाम था, मारी एरिया था। तो मारी की बात हो रही है, ठीक है? मारी रॉयल सिटी के उसमें जो है वो फ्लोरिश हुआ था मेसोपोटामिया के अंदर। नेक्स्ट है कि मारी के सबसे ज्यादा मशहूर जो किंग थे, क्या नाम था उनका? डेगन, एमेराइड, जिम्रिलिम या नोआ? नोआ कहानी से था, है ना? वो कहानी, ये तो हो नहीं सकता, ये तो कहानी थी। डेगन देवता है हमारे, एमेराइड जाति है, जिम्रिलिम नाम था, सबसे मशहूर थे। और ये है ना, अगर इसका आंसर आपको नहीं पता बच्चे, तो ये ना पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, आपके बुक में एक अलग से एक बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर से निकाला हुआ है क्वेश्चन है ये, ठीक है? चलो उसके किंग में है ना, उस जो हमारे मारी के राजा थे सिमरिलिम, जो हमारे मशहूर राजा थे, उनका ना एक पैलेस था। उस पैलेस में कितने कमरे थे? ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। 250, 260, 270 या 280 होगा? 280 क्या आंसर है? 260, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, वेरियस अदर गुड जो है वो बोट से कैरी करे जाते थे, डैश रिवर से लाए जाते थे, और डैश रिवर की मदद से सीरिया, टर्की, टर्की और लेबनान, वैसे टर्की का नाम तुर्की हो चुका है, ठीक है? तो कौन सी रिवर बताई थी? जब भी कोई रिवर आए, पता हो कि सर ये तो मेसोपोटामिया के बारे में पूछा गया, तो उसका आंसर हमेशा यूफ्रेटस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है ना? अब वैसे तो ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था ऊपर से, बट आप इसको थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो। सीधा इस पे आ जाते हैं। ये डैश द आइलैंड ऑफ साइरस, साइप्रस, साइप्रस, साइप्रस का एक आइलैंड है, ये टर्की के पास पड़ता है। अलग होना चाह रहा है साइप्रस, अलग कंट्री बनाना चाह रहा है, बट टर्की ने स्पेन लीगल कब्जा कर रखा है साइप्रस पे, जहाँ पर कॉपर मिलता है बहुत अच्छा, ठीक है? और अपने कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो वो कौन सा एरिया था? साइप्रस के पास जो आइलैंड है जहाँ बहुत मशहूर है जो अपने कॉपर के लिए, दिनार, मलेशिया, जमीका या अपना जापान? जापान हो नहीं सकता, बहुत दूर पड़ता है। इराक में तो है नहीं जापान, तो मेसोपोटामिया में नहीं है। जमैका यूरोप अमेरिका का आइलैंड है पास में, क्यूबा का, ये भी नहीं है। दिनार करेंसी है ये तो, इसका नाम है, इसका आंसर है अलेशिया, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, मैं किसी किसी में जान पूछ के ना गलत आंसर काट देता हूँ, पहले पहले गलत आंसर को कटवाता हूँ। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है? तो बच्चे क्या करते हैं? राइट आंसर को मार्क करने की कोशिश करते हैं,
और तुक्का भेड़ने ऐसे मत करो। पहले जो आंसर बिल्कुल गलत है ना, जिसका आंसर हो ही नहीं सकता ये, उसको हटा दो। सर जापान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जापान तो कहाँ था, और मेसोपोटामिया कहाँ, इराक में था। जापान तो बहुत दूर है, ये नहीं हो सकता। जमेगा तो सर अमेरिका में था। हम तो बात कर रहे हैं सर यूरोप वगैरह की, तो ये भी नहीं था। बाकी इन दोनों में से तुक्का भेड़ दो। अगर इन दोनों में से भी भेड़ते ना आप तुक्के, तो 50% चांस रहते हैं कि आप एलिशिया पे मार्क करते, है ना। तो इसलिए थोड़ा एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है। नेक्स्ट है कि हु वॉज द गिलगामेश, क्या बताया था मैंने। एन मरकर के बाद में जो राजा थे वो रुक के, उसको ही हम गिलगामेश कहते हैं। बंदे ने अपना एरिया छोड़ दिया था, ठीक है। बड़ी पोयम लिखी थी, उसको गिलगामेश एपिक कहते हैं। उसने एक पोयम भी लिखी थी वहां से आने के बाद। अ, कितने टेबलेट पे लिखी थी, 12, 15, 18, 20, इसका आंसर है 12, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साल में 12 महीना, और एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट, ये माना जाता है कि कौन से सिविलाइजेशन की देन है। तो इसका आंसर क्या है, मेसोपोटामियन। कुछ बच्चे इंडिया भी लिख के आ सकते हैं, सही भी है गलत भी है, क्योंकि क्योंकि देखो बात ये थी कि मेसोपोटामियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया की दोनों सेम टाइम की है। तो ये कंफ्यूजन रहती है कि अरे टाइमिंग का किसने बताया होगा पहले, तो ये बात रहती है थोड़ी सी, ठीक है। वैसे इसका आंसर मेसोपोटामियन मार्क करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश जो था, अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, कि डैश जो था रिलीज्ड बेबीलोनिया फ्रॉम द आइसीरियन डोमिनेशन इन 625 बीसी, मतलब किस किंग ने बेबीलोनिया को आजाद करवाया था आइसीरियन डोमिनेशन से। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है नेबो पोलासर, ठीक है जी। याद रखना, ये भी बॉक्सेस से है, आखिरी में चैप्टर के एंड में बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर से आई है। इतना डीप भी नहीं आता, ठीक है। बट देखो यार, करवाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो करवाऊंगा, ताकि आपको ये रहे याद कि सर बॉक्स भी करना होता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अलेक्जेंडर ने बेबीलोनिया को कैप्चर किया था, कब किया था। 225 बीसी, 331 बीसी, 221 बीसी, 539 बीसी। इसका आंसर है 331 बीसी के अंदर जो अलेक्जेंडर है ना, उसने कब्जा कर लिया था बेबीलोनिया पर, कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था उसको। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। बेबीलोनिया के लास्ट आइसीरियन किंग कौन थे। असुरबनीपाल, अकदियन, नोवोपोलासर, या एकेडमिड, एके एके मिनट्स है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर है हमारा असुरबनीपाल। ये बेसिकली एक लास्ट किंग थे हमारे आइसीरियन, जो कि बेबीलोनिया पे रूल करते थे। मतलब आइसीरियन एक जाति है, जैसे आइसीरियन ये जैसे वो नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एमेराइट्स, याद है, मारी का किंग जहाँ से था, तो एमेराइट्स जैसे ही आइसीरियन थे। आइसीरियन एक आइसीरियन लैंग्वेज थी, तो उसको बोलने वाले आइसीरियन वगैरह, ठीक है। तो आइसीरियन जो थे, उस जाति के लास्ट किंग असुरबेनिपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बेबीलोनिया की कैपिटल जो थी, ठीक है, वो क्या थी असुरबेनिपाल के टाइम में। डेगन, नीनवे, इसका आंसर नीनवे है, ठीक है। नाइनवे कहते हैं इसको, नीनवे कहते हैं, इसका आंसर यही है। नोबोपोलासर तो किंग था। नोबिनडस, नेबो नेबोनिडस भी किंग का नाम था। तो ना ये डेगन तो पता ही है, राजा है, वो देवता है हमारे स्टेपी के। इसका आंसर नाइनवे होगा, निन्वे कहा जाता है जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिगुरात क्या है यार, रॉड है, या रोड है, या ओल्ड टैबलेट को कहते हैं, या हम स्टेप टावर को कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है स्टेप टावर को कहा जाता है जिगुरत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बेबीलोनिया के लास्ट इंडिपेंडेंट किंग, रूलर कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है हमारा, नेबोनिडस। ये वो किंग थे। देखो अगर आइसीरियन किंग की बात बोले कि लास्ट आइसीरियन कौन कौन थे, तो असुरबेनिपाल। अगर इंडिपेंडेंट बेबीलोनिया के किंग पूछे, तो नबोनिडस, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि वो कौन थे, अक्कद के किंग कौन थे 237 बीसी के अंदर। तो इसका आंसर भी नबोनिडस है, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। इसको आप वेबसाइट से भी ट्राई वगैरह कर सकते हो, और जैसे कि आपको पता है हमारे अलग अलग चैनल है। वीडियो बाकी जो लास्ट वाली वीडियो उसको देखना मत भूलना, वहीं पर मैंने एमसीक्यू वगैरह अपलोड कर रखे हैं। और प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हो, प्लेलिस्ट पे भी आपको, या नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ आपको सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट वगैरह भी मिल जाएगी। हिस्ट्री का चैप्टर वगैरह भी अपलोड कर रखा है, तो ये भी देख सकते हो आप, ठीक है जी।
बाकी डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, भरत कुमार खोरवाल, मेन पॉइंट गेमिंग, मेन पॉइंट टेक पे मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे वैसे कैसे कमा सकता है। बाकी भरत कुमार खोरवाल है, लाइव चैनल है, मतलब ब्लॉगिंग वगैरह वाला मेरा चैनल है, तो आप इसको भी ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और बाकी चैप्टर की वीडियो भी देखना मत भूलना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।